हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी आखिरी वीडियो में बताया था कि हम अपनी अगली क्लास में टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो टेंसेस को हमें क्रमबद्ध पढ़ना पड़ता है, जैसे कि पहले प्रेजेंट, फिर पास्ट और उसके बाद फ्यूचर। तो हम प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे और प्रेजेंट में भी हम सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हर एक टेंस 4 सब टेंसेस में डिवाइड होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर प्रेजेंट को हटा करके हम यहाँ पर पास्ट लगा देते हैं तो पास्ट के भी यही चारों भाग बनेंगे। ऐसे ही फ्यूचर में भी होगा। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ने वाले हैं। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों बोला जाता है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले हमें टेंसेस को बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है कि हमको पहचान करनी होती है कि ये जो वाक्य है, ये सेंटेंस है, ये किस टेंस का है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है? तो उसके लिए हमें पहचान करनी होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफिकेशन। इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन, हिंदी में इसको पहचान बोलते हैं। हम कैसे करेंगे? तो इसके कुछ 5 रूल मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इन रूल को आप देख लीजिए, इनको मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के वाक्य आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करके बना सकते हैं। ये देखिए, रूल नंबर 1, सेंटेंस के अंत में ता है, ते है, ती है या ये शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स खाना खाता है, रमेश घर आ गया। देखिए, पहले एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जेम्स खाना खाता है। तो जेम्स तो यहाँ पर सब्जेक्ट है। मैंने आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में पिछली वीडियो में सब बताया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जो क्रिया होती है उसको वर्ब बोलते हैं। जैसे खाना एक क्रिया है और जो खाना है ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पहचान की। पहचानेंगे कैसे? तो मैंने जैसे कि बताया आपको, ता है, ते है, ती है आते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है खाता है, तो ता है आ गया, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और दूसरा, रमेश घर आ गया, यहाँ पर या ये शब्द से आते हैं। तो हम इस एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि रमेश घर आ गया यानी गया, या लास्ट में आया है। इसका मतलब है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसको इसी के रूल के मुताबिक हमें बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 2, वर्तमान की किसी आदत या हैबिट को व्यक्त करने में। वर्तमान यानी कि इस समय अगर हमें किसी की आदत को बताना है, यानी इस समय अगर किसी के अंदर कोई आदत है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। यानी कि मैं रोज़ सुबह, अभी मेरी आदत है सुबह 6 बजे उठने की, तो उठता हूँ। देखिए, इसमें भी ता हूँ आ रहा है, लेकिन ना भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वर्तमान में कोई आदत जारी है, चल रही है, तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के तौर पर बना सकते हैं। मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो आदत को, अगर वर्तमान में चल रही आदत है तो आपको उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरे पॉइंट में मैंने लिखा है यूनिवर्सल ट्रूथ को व्यक्त करने में। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? ये ब्रह्मांडिक सत्य क्या होता है? ये सत्य होता है जैसे सूरज पूरब से निकलता है, सूरज हमेशा पूरब से निकलेगा, वो पश्चिम से निकलेगा नहीं। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि ब्रह्मांडिक सत्य है। ऐसे सूरज पश्चिम में छिपता है, ये भी एक ब्रह्मांडिक सत्य है। तो इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। अगर इस तरह का कोई सत्य हो, इस तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जनरल ट्रूथ हो, जो नॉर्मल सी बात है, जो हमेशा एक जैसी रहनी है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की ओर। किसी लेखक के द्वारा कही गई बात को बोलने के लिए, किसी लेखक के द्वारा कही गई बात को बोलने के लिए, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। शेक्सपियर कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी सुचारू रूप से नहीं चलता। शेक्सपियर कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी सुचारू रूप से नहीं चलता, यानी कि ये लेखक ने ये बात कही है। अगर लेखक कोई बात कहता है, लेखक ने कभी पिछले टाइम में, अपने ज़माने में, अपने समय में कोई बात कही होगी, तो आपको उसको बोलना है, आपको उसको व्यक्त करना है। तो उसके लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम अगले 5 यानी लास्ट पॉइंट पर, रिपीटेड एक्शंस को व्यक्त करने में। रिपीटेड एक्शंस को व्यक्त करने से क्या मतलब है? यानी कि जो एक्शंस रोजाना हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं, जो आमतौर पर होते हैं और वर्तमान में हो रहे हैं। यानी कि जैसे गर्मियों में वो अमेरिका जाते हैं, यानी वो हर गर्मियों में अमेरिका जाते हैं, उनकी आदत बन चुकी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही सीखते हैं। इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग ही हम इनको बनाते हैं। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें रूल्स की आवश्यकता होती है कि क्या रूल लगाएं।
तो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों के लिए अलग अलग रूल अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस तरीके से उपयोग करनी है वो सब में अलग तरीके से होता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य जिनके अंदर नहीं का उपयोग नहीं होता। यानी जिन वाक्यों के अंदर, जिन सेंटेंसेस के अंदर नहीं का उपयोग नहीं होता है उन्हें हम सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं उसको मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए, ये है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। संरचना यानी कि रूल की संरचना। रूल किस तरीके से होगा, आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, सब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, वर्ब को कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पे रखना है। तो ये सब जो है ये हमें स्ट्रक्चर सिखाती है रूल की। तो हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम को करता है, जो मुख्य होता है सेंटेंस के अंदर। उसके बाद आती है मेन वर्ब। मैंने आपको दो वर्ब के बारे में बताया था, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सिर्फ मेन वर्ब यूज होती है और मेन वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ा जाता है। जैसे जीओ गो, गो को बोलते हैं जाना, तो जाने के साथ हम ईएस जोड़ देते हैं, गोज। लेकिन कब जोड़ते हैं, कब नहीं जोड़ना, कब जोड़ना है वो हम आगे सीखेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी बची हुई चीजें। तो समझ लेते हैं इसको एक। अब एक बात और जानने की जरूरत है आपको। यदि सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट आई यू वी दे या बहुवचन है तो एस या ईएस नहीं लगाते। यानी मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के, तो उसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं जब सब्जेक्ट आई यानी मैं, यू यानी तुम, वी यानी हम, दे यानी वे या कोई बहुवचन यानी कि द डॉग्स। डॉग्स एक से ज्यादा चीज जो भी होगी, वस्तु या व्यक्ति, उसके लिए हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब बात करते हैं, यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, रोहन एक वचन है। रोहन मतलब किसी व्यक्ति का नाम, यानी कोई एक व्यक्ति है। यानी ही वह, ये भी एक व्यक्ति, शी वह, ये भी एक व्यक्ति, इट यह, ये भी एक व्यक्ति। एक चीज कोई भी हो, एक वचन के लिए हम एस या ईएस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट एक वचन होगा, यानी एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए बात हो रही होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। वह हर सुबह बाजार जाता है, ताहे आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसमें भी अफर्मेटिव है। हम मैदान में खेलते हैं, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आप देख सकते हैं ते है और ता है इसमें आता है और उसमें आदत भी व्यक्त हो रही है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे। वह, सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि हम सब्जेक्ट रखना है। तो वह की बात हो रही है तो वह को बोलते हैं ही, तो ही सब्जेक्ट हमने लिख दिया। फिर वह हर सुबह बाजार जाता है, तो उसके बाद हमें मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब यानी क्रिया, तो क्रिया क्या हो रही है, जाता है। जाने को बोलते हैं गो। अब गो के साथ हमें एस या ईएस लगाना है या नहीं लगाना है, ये हम इन रूल से समझेंगे। अब देखिए लिखा हुआ है, यदि सब्जेक्ट में ही, शी, इट और एक वचन है तो एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पर वह मतलब ही है, तो हमें एस या ईएस में से कुछ लगाना पड़ेगा। अब एस कहाँ लगाते हैं, ईएस कहाँ लगाते हैं, वो मैं बाद में आपको समझा दूंगा। एक सेपरेट वीडियो में बनाकर डिटरमाइनर्स की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी आप समझ लीजिए, गो के साथ एस ना लगा करके हम ईएस लगाते हैं, तो ही गोज। अब मेन वर्ब हो गई, इसमें ईएस भी लग गया, तो अब बचा ऑब्जेक्ट। कहाँ जाता है, कहाँ पे जाता है, वो जाता है बाजार। बाजार यानी कि मार्केट, तो ही गोज टू मार्केट हर सुबह। कब जाता है, हर सुबह। हर सुबह यानी हर का मतलब प्रत्येक, मतलब एवरी। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था प्रत्येक, और सुबह यानी मॉर्निंग। तो ही गोज टू मार्केट एवरी मॉर्निंग। ही गोज टू मार्केट एवरी मॉर्निंग। अब दूसरा सेंटेंस है हमारा, हम मैदान में खेलते हैं। हम मैदान में खेलते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम। खेल कौन रहा है, हम को बोलते हैं हम वी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या बहुवचन है तो एस या ईएस नहीं लगाते। तो हम यहाँ पर मेन वर्ब में कोई एस या ईएस नहीं लगाने वाले, हमको बोलते हैं वी। अब क्रिया क्या हो रही है, खेल रहे हैं, खेलने को बोलते हैं प्ले, तो सीधा प्ले लिख देंगे क्योंकि हम यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगाने वाले।
कहाँ खेल रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट बचा है हमारे पास, ऑब्जेक्ट मैदान में खेलते हैं, तो हम या तो लिख सकते हैं इसके लिए ऑन द फील्ड या फिर हम लिख सकते हैं इसमें इन द ग्राउंड, कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे ऑन द फील्ड ज़्यादा सही रहता है, वी प्ले ऑन द फील्ड। इन द ग्राउंड भी आप लिख सकते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ दो वाक्य थे, एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया। बाकी मैं अगली वीडियो जो डालने वाला हूँ उसमें सारे एग्जाम्पल्स लूंगा मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। तो फिलहाल हम नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? नकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नहीं का उपयोग होता है, यानी एक नहीं शब्द होता है। जैसे हमने पहले बताया कि वे मैदान में खेलते हैं, तो हम अगर ऐसे बोलें कि वे मैदान में नहीं खेलते हैं, तो ये एक नकारात्मक वाक्य है। तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो आपको पहचान करनी है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर नहीं आया है, नहीं आया है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सबसे पहले वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें आती है हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते, लेकिन इसमें आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें? हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है डू या डज। डू और डज का उपयोग इसमें होता है। उसके बाद वही मेन वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसमें। अब आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए इसमें कि ये नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक वाक्य में हमेशा नोट लगता है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, प्लस नोट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारा नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर। तो हम जैसे देख लेते हैं कि डू कहाँ पे लगता है और डज कहाँ पे लगता है। तो आई, यू, वी, दे और कोई भी बहुवचन यानी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु, इनके लिए हम लगाते हैं डू हेल्पिंग वर्ब। और अगर कोई ही, शी, इट और कोई व्यक्ति का नाम है या किसी कोई एक वचन है, जैसे एक कुत्ता है, वन डॉग है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर डज, DOES। डज हम यहाँ उसके लिए यूज करते हैं। तो इनको कैसे उपयोग करते हैं मैं आपको समझा देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर हम पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं हर सुबह बाजार नहीं जाता हूं। सिंपल है, मैं हर सुबह बाजार नहीं जाता हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है क्योंकि हमें सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट कौन बाजार जा रहा है? मैं बाजार जा रहा हूं, तो आई। अब क्रिया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है। इसमें दो प्रकार की वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। तो सबसे पहले में हेल्पिंग वर्ब। अब डू लगेगी या डज लगेगी, ये हमें समझना होगा। मैंने आपको बताया था आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हमेशा बहुवचन के लिए डू ही लगता है। तो आई डू लगेगा यहाँ पर, आई डू। अब उसके बाद लगेगा नोट, स्ट्रक्चर में नोट है, आई डू नोट। अब कहाँ? गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई डू नॉट गो, कहां पर? मार्केट, टू मार्केट। आई डू नॉट गो मार्केट हर सुबह यानी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वे मैदान में नहीं खेलते हैं। वे मैदान में नहीं खेलते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? तो ये है वे यानी कि दे, और आई, वी, यू, दे और कोई भी बहुवचन हो तो उसके साथ डू लगता है। तो दे
अब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब डू, दे डू, फिर लगेगा नोट, नोट क्या, खेलना, खेलना यानी क्रिया प्ले, दे डू नॉट प्ले, कहाँ, मैदान में, ऑन द फील्ड, FEILD, दे डू नॉट प्ले ऑन द फील्ड और इन ग्राउंड, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे थे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद हम सीखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलते हैं आगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी जिनके अंदर कोई ना कोई सवाल पूछा होता है या फिर वो क्या से शुरू होते हैं। अब हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं, वो कितने प्रकार के, यानी क्या से शुरू होने वाले और क्यों, कब, कैसे, यानी कोई ना कोई सवाल होता है इसमें। तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, प्रेजेंट में इस तरीके से ताहे तीहे वाले सवाल किए जाते हैं। तो ये दो प्रकार के इसके अंदर वाक्य होते हैं, तो दोनों की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। अब आपको मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। जो क्या से शुरू होते हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनकी स्ट्रक्चर होती है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है यानी डू या डज, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको नोट लगाना है। और नोट याद रखिए तभी लगाना है जब है, जब नहीं है तो आपको नोट नहीं लगाना है। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। और याद रखिए क्वेश्चन मार्क को कभी मत भूलिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ये, इस क्वेश्चन मार्क को कभी मत भूलिएगा, ये भी इसका एक हिस्सा होता है, एक अहम हिस्सा होता है। अब दूसरे क्यों, कब, कैसे, कहाँ वाले जो जिनमें सवाल होता है वो कैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है। नंबर 2, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब यही है, क्यों, कब, कैसे, हाउ, वाई एंड व्हेन, वेयर, इस तरह के जो वाक्य होते हैं सबसे पहले वो शब्द आपको लिखने हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट यदि है, अगर नहीं है तो नहीं लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि इसमें कैसे होता है। सबसे पहले एग्जांपल मैंने दिया है, क्या वह हर सुबह जिम जाता है। अब देखिए ये पहले वाले से रिलेटेड है, जो पहले वाला स्ट्रक्चर है उससे, क्या से, क्योंकि ये क्या से शुरू हो रहा है, क्या वह हर सुबह जिम जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या लगाना है, डू या डज। अब हमें देखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी एक वचन है या बहुवचन है। तो सब्जेक्ट वह यानी ही, तो ही, शी, इट, दे, इनके साथ डज लगता है तो हम लिखेंगे डज। अब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो सब्जेक्ट डज ही। अब उसके बाद नोट, नोट तो इसके अंदर नहीं, तो इसके अंदर है नहीं, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और वर्ब कौन सी है इसमें, जाना, जाने को कहते हैं गो, डज ही गो। कहां पर, डज ही गो, क्या वह हर सुबह जिम जाता है, जिम, गो। अब इसमें ES भी लगाना है क्योंकि ये डज है यानी कि ये ही है, तो ही, शी, इट, दे, इनके साथ S या ES लगता है। अब गो के साथ S ना लग करके ES लगता है, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा S और ES कब लगाते हैं। डज ही गोज टू द जिम। अब यहाँ पर द, पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया होगा जिसमें मैंने मार्केट की बात की थी, उसमें मैं दा नहीं लगाया, मैं दा लगाना वहाँ पर भूल गया था, तो आप वहाँ पर दा जरूर लगाना है। जैसे हॉस्पिटल होता है, कोई बिल्डिंग होती है, कोई स्थान होता है, जैसे जिम हो गई, तो ऐसी जगहों के लिए सबसे उससे पहले दा लगाते हैं। तो टू द मार्केट कर देना उसको, और यहाँ पर डज ही गोज टू द जिम हर सुबह यानी एवरी मॉर्निंग, और बाद में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, इसको भूलना मत। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हम मैदान में कब खेलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कब आया है, तो कब का मतलब है कि ये दूसरे वाले से रिलेटेड है, क्यों, कब, कैसे, इसमें एक सवाल हो रहा है तो इससे रिलेटेड है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम मैदान में कब खेलते हैं। तो ये रहा हमारे पास पूरा पूरा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले कब की लगेगी क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड लगा, तो व्हेन, उसके बाद डू या डज, तो हम आ रहा है यानी कि वी, तो मैंने आपको बताया आई, वी, यू, दे, और बहुवचन के साथ हमेशा डू लगता है, तो व्हेन, डू। उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट वी, उसके बाद नोट इसके अंदर है नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या कर रहे हैं हम, खेल रहे हैं, खेलने को कहते हैं प्ले, तो व्हेन डू वी प्ले, इसके साथ कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये एक बहुवचन है। व्हेन डू वी प्ले मैदान में यानी कि ऑन द फील्ड और इन ग्राउंड, ऑन द फील्ड, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना।
तो ये थे कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस के तीन तरह के सेंटेंसेस। जैसे मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बताए, सकारात्मक, उसके बाद नेगेटिव, नकारात्मक, और अब इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य मैंने आपको समझाए। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपके साथ इन सेंटेंसेस के यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने सेंटेंसेस हैं उन सबको साझा करूंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको दो एग्जांपल देकर बताए, बाद में मैं रियल लाइफ से रिलेटेड जो आपकी आमतौर जिंदगी में चलता है उनसे रिलेटेड सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ वाक्य लेकर आऊँगा, सेंटेंस लेकर आऊँगा जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।